Hello students, once again welcome to my YouTube channel that is the BioGainer classes। चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर नंबर 1 11th क्लास एनसीईआरटी और जो आपका लेक्चर है और लेक्चर नंबर ये 2 है। ठीक है, चलिए लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर का बेसिक समझा था कि जब हम द लिविंग वर्ल्ड की बात करेंगे, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा द लिविंग वर्ल्ड, जब इस चैप्टर को हम पढ़ेंगे तो इससे पहले जीवन क्या होता है, जीवन के बेसिक को हमने समझा, लाइफ ओरिजिनेट कैसे हुई पृथ्वी पर उसके बारे में हमने बात की। और लास्ट वीडियो में हमने आपको एक चार्ट भी बनवाया था कि कैसे अर्ली मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ जो लाइफ की ओरिजिन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थे। जैसे जो प्रारंभिक अणु थे, चलिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ स्लाइड। क्या स्लाइड थी? ये वाली स्लाइड। हम इस स्लाइड की बात कर रहे हैं कि फॉर्मेशन ऑफ अर्ली मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जो प्रारंभिक अणु थे उनका निर्माण कैसे हुआ था पहले के टाइम पे, मतलब आज से लगभग मिलियन साल पहले। ठीक है, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो हमने आपको बताया था कि गैसेस थी कुछ, जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था, फिर इलेक्ट्रिक शॉक थे, वोल्केनो था, यूवी रेस था, ये इलेक्ट्रिक सोर्स था। फिर इन सब से मिलकर क्या हुआ, कंटिन्यूस रेन हुई और उससे क्या हुआ, सिंपल शुगर्स बनी थी। ठीक है, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने थे। फिर उनसे धीरे धीरे रिएक्शन होती गई, फिर न्यूक्लियोटाइड्स, आरएनए, प्रोटीन, ये सब बनता गया। चलिए, उम्मीद है कि आप लोगों ने ये वाला चार्ट बिल्कुल एज इट इज कॉपी पे नोट डाउन कर लिया होगा और मुझे उम्मीद है आप लोगों से, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आप लोग बहुत बड़े आलसी हो। चलिए कापी पेन उठा लीजिए और आगे का नोट्स अच्छे से लिखिए और मैं नंबर अपना दे दूंगा, मुझे दिखाना कि नोट्स आप लोग बना रहे हो या नहीं बना रहे हो। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। जो अभी मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि फॉर्मेशन ऑफ अर्ली मॉलिक्यूल्स, इन मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ, या एक ये जो थी ये एक हाइपोथेसिस थी, मतलब परिकल्पना थी, ऐसा साइंटिस्ट लोग मानते थे। जैसे ओपेरिन, हेल्डाने, हाइपोथेसिस मतलब ओपेरिन और हेल्डाने, ये 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने परिकल्पना दी थी कि जो एनर्जी थी वो एक्टिंग ऑन द गैसेस। ठीक है, गैसेस पर एनर्जी ने कार्य किया। ठीक है, किसी तरह से अर्ली एटमॉस्फेयर, मतलब जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था उसमें, प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर पे गैसेस पर एनर्जी ने काम किया और उसका रिजल्ट क्या हुआ, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, ये छोटी सी लाइन थी इसीलिए इंग्लिश में लिख दी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डरने वाली बात नहीं है। अब इन्होंने तो ऐसा बोल दिया था कि जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था उसमें एनर्जी ने गैसें ऊपर काम किया और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया। लेकिन साइंटिस्ट और जो साइंस होती है वो ऐसी बातों पर विश्वास करने वाली नहीं होती जब तक वो एक्सपेरिमेंट करके ना देख लें। फिर सामने आए, इस हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था मिलर और यूरे ने, ये बड़े इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे। चलिए क्या एक्सपेरिमेंट किया था देख लेते। ये है ओपेरिन और हेल्डाने। ठीक है, ओपेरिन और हेल्डाने देख चुके हो इनको। चलिए ये था एक्सपेरिमेंट, किया था इन्होंने। देखिए क्या किया, एक सारी गैस जितनी भी प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर में गैसेस थी, जैसे कि मीथेन हुई, ठीक है, वाटर वेपर हुआ, अमोनिया हुआ, हाइड्रोजन हुआ, इनको बंद किया और यहाँ पर इलेक्ट्रिक का सोर्स रखा। ठीक है, जैसे पहले बिजली कड़कती थी तो इन्होंने यहाँ पर इलेक्ट्रोड का सोर्स रखा और काफी हाई वोल्टेज था यहाँ पर। ठीक है, फिर यहाँ से इन्होंने वाटर वेपर को लिया सॉरी। फिर ऐसे धीरे धीरे इन्होंने ये पूरा एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने देखा कि ये जो केमिकल है, ठीक है, इसमें ये जो केमिकल है इसमें इनको बाकायदा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स देखने को मिले। जितनी भी रिएक्शन हुई उसमें यहाँ पर इनको ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मिले। ठीक है, और जो बिल्कुल रियल एक्सपेरिमेंट था, रियल इक्विपमेंट था, वो ये था उस टाइम का। चलिए आगे क्या लिखा है उसको समझते हैं। अब बात करते हैं द फर्स्ट लिविंग मॉलिक्यूल्स, मतलब जो पहला जीवित अणु था वो क्या था। तो प्रोबेबली आरएनए, मतलब संभवतः आरएनए था। आरएनए क्या होता है, ये डीएनए से सिंपल होता है, ये सेल्फ रेप्लिकेट कर सकता है। सेल्फ रेप्लिकेट का मतलब होता है कि ये अपने जैसी कॉपी को तैयार कर सकता है, इंफॉर्मेशंस को स्टोर कर सकता है, डायरेक्ट प्रोटीन को बना सकता है और कैटालिस्ट की तरह भी कार्य कर सकता है। तो ये आरएनए की प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, ये है।
ये था आपका फर्स्ट लिविंग मॉलिक्यूल। जब आप चैप्टर पढ़ोगे बायोमॉलिक्यूल्स भी पढ़ना और जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है, ठीक है, उसमें जब आरएनए वर्ड पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस होता है और क्यों स्टेबल होता है। फिर बात करते हैं कि जो प्रोजीनोड थे ये सबसे प्राचीनतम जीवित जीव थे और ये कीमो हेट्रोट्रॉप थे। अब कीमो हेट्रोट्रॉप का मतलब क्या है कि उस टाइम पे जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था उसमें जो ओशियन प्रेजेंट थे उन्हीं में केमिकल प्रेजेंट था, तो ये क्या करते थे, न्यूट्रिशन के सोर्स पर उस केमिकल को खाते थे, इसीलिए केमिकल की हेल्प से अपने आप को ये जो इनकी भोजन होती थी उसको भूख को मिटाते थे। ठीक है, तो ये कीमो हेट्रोट्रॉप थे, अपने आप तो बनाते नहीं थे। इनके लिए उस टाइम न्यूट्रिशन का सोर्स ओनली सूपी सी था, मतलब जो महासागर था भाई, उस टाइम पर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थी, इसलिए ये एनएरोबिक रेस्पायरेशन करते थे और CO2 को इवॉल्व करते थे। एनएरोबिक रेस्पायरेशन मतलब ये ऑक्सीजन को नहीं लेते थे, रेस्पायरेशन। धीरे धीरे इवोल्यूशन होता गया और फाइनली सेल्स का डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, धीरे धीरे सबसे पहले प्रोकैरियोट सेल्स बनी, सिंगल सेल। देखिए डेवलपमेंट ऑफ सेल्स, यही प्रोजीनोड थे, सबसे प्राचीनतम जीवित जीव। फिर बाद में धीरे धीरे ये सेल्स बनती हैं। ठीक है, चलिए ओल्डेस्ट फॉसिल्स की बात कर लेते हैं। आज भी नोट कर लेना बिल्कुल ऐसे ही, जब इस लेक्चर के बाद जब हम एंट्री करेंगे लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में तब आपको बताएंगे कि व्हाट आर देयर कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमको बताती हैं कि लिविंग क्या है और नॉन लिविंग क्या है। ठीक है, फिर धीरे धीरे हम टैक्सोनॉमी में एंटर करेंगे, फिर जब आप पढ़ोगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है, तब जाके आपको इंटरेस्ट आएगा बायोलॉजी में। ठीक है, अभी तो ये थोड़ा हिस्टोरिकल लगता है ना, तो इसीलिए बोरिंग लग रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी सब इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कैसे पूछ जाते हैं वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आज भी हमारी अर्थ पर जो सबसे ओल्डेस्ट फॉसिल्स हैं वो है स्टोमेटोलाइट्स। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जो है प्रोकैरियोटिक सेल है, इनमें न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट होते हैं। ठीक है, अभी दिखा दूंगा। अब बात करते हैं अर्ली सेल्स एंड एनर्जी, मतलब प्रारंभिक कोशिकाएं और ऊर्जा क्या थी। तो एक हेट्रोट्रॉफ हाइपोथेसिस थी कि सबसे फर्स्ट सेल्स, मतलब जो सबसे पहली कोशिकाएं थी वो हेट्रोट्रॉफ थी, जो प्राचीन महासागरों में प्रेजेंट एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स को खाती थी। जाहिर सी बात है, उस टाइम पे कोई सोर्स ही नहीं था, केवल महासागर ही था जिसमें केमिकल घुला हुआ था, तो उसी को फूड की फॉर्म में लेते थे। इन सेल्स मैंने ओशियन में प्रेजेंट सारे फूड को खा लिया, तब जाके ऑटोट्रॉफ्स का फॉर्मेशन हुआ। सबसे पहले हेट्रोट्रॉफ आए, उसके बाद में जब ये सारा केमिकल एनर्जी की फॉर्म में खा गए तब जाके ऑटोट्रॉफ का फॉर्मेशन हुआ। ये देखिए सबसे ओल्डेस्ट फॉसिल्स हैं स्टोमेटोलाइट्स, बिल्कुल चट्टानों की तरह लगते थे देखने में। ठीक है, और ये प्रोकैरियोटिक थे। अब धीरे धीरे क्या हुआ, ऑटोट्रॉफ का फॉर्मेशन हुआ। जब समुद्र में क्या हुआ, खत्म हो गया, जितना भी न्यूट्रिशन का सोर्स था खत्म हो गया, फिर अपने आप भोजन बनाने की क्षमता इनमें डेवलप हुई। अब बात करते हैं ऑटोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म। ये ऐसे जीव होते हैं जो अपने लिए फूड का फॉर्मेशन करते हैं और दूसरे जीवों के लिए भी। अपने लिए तो करते हैं मगर ये दूसरों के लिए भी क्या करते हैं, फूड का फॉर्मेशन करते हैं। समझे? इन्होंने पहला पॉइंट देखिए क्या लिखा कि इन्होंने पहली बार CO2 एंड वाटर मॉलिक्यूल से शुगर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किया और ऑक्सीजन रिलीज की। ठीक है, और ऑक्सीजन को रिलीज किया। फिर इन्होंने ऑक्सीजन को इतना रिलीज किया जिससे प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर, जो कि रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था, वो धीरे धीरे ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट हो गया। अब आप समझ सकते हो कि इन्होंने इतना ज़्यादा ऑक्सीजन को रिलीज किया, इतना ज़्यादा ऑक्सीजन को रिलीज किया कि जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर जो रिड्यूसिंग था वो धीरे धीरे क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग हो गया। ठीक है, अब इन जीवों के पास ओनली दो ही चॉइस थी, मतलब अब इनके पास दो ही रास्ते थे। पहला, या तो ये गायब हो जाए, मर जाए, खत्म हो जाए। दूसरा ये कि अपने आप को अडॉप्ट कर लें। ठीक है, आदमी के पास दो ही रास्ते होते हैं, या तो मुसीबत से लड़ जाओ या मुसीबत में खत्म हो जाओ। तो इन्होंने क्या किया, मुसीबत से लड़ गए और अपने आप को अडॉप्ट कर गए। तो आज से लगभग 2 बिलियन सालों पहले इन जीवों ने ऑक्सीजन का यूज रेस्पायरेशन में किया और इस प्रकार एरोबिक रेस्पायरेशन होने लगा। इस प्रकार पृथ्वी पर एरोबिक रेस्पायरेशन होने लगा। इतनी अच्छी बात है कि ऑक्सीजन आ गई थी इस एटमॉस्फेयर में, इस पृथ्वी पर। ठीक है, फिर जो जीव थे वो ऑक्सीजन का यूज करने लगे, किसमें, रेस्पायरेशन में।
अब बात करते हैं कि जब प्रोकैरियोटिक सेल्स आ गए फिर धीरे धीरे क्या हुआ, यूकैरियोटिक सेल्स बनी। सेल्स विद द न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेल्स, ऐसी कोशिका जिसके अंदर केंद्रक मतलब न्यूक्लियस भी हो और कोशिकांग मतलब सेल ऑर्गेनेल भी हो। अभी आपको नहीं समझ में आएगा कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक क्या होता है, तो आप सिंपल सा समझ लीजिए, कुछ टर्मिनोलॉजी है। प्रो का मतलब प्रिमिटिव मतलब प्राचीन, यू का मतलब न्यू या एडवांस, कैरियो का मतलब न्यूक्लियस। ठीक है, बाद में जब सेल वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। नोट, सबसे पहले मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स आज से लगभग 750, ये 750 है, ठीक है 750, ठीक है यहाँ पे ये 750 लिखा हुआ है, ठीक है ये वाला वर्ष पहले उत्पन्न हुए थे। सबसे पहले मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स आज से लगभग 750 मिलियन वर्ष पहले उत्पन्न हुए थे। ये यूकैरियोटिक सेल्स हैं, ठीक है, जिनके अंदर आपको न्यूक्लियस सेल ऑर्गेनल सब कुछ देखने को मिलेगा। फर्स्ट मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म 750 मिलियन ईयर्स पहले, ठीक है। फिर हम बात करेंगे एक जियोलॉजिक टाइम स्केल। जब आप इवोल्यूशन चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें आपको एक टाइम स्केल देखने को मिलेगी कि किस युग में कौन से जीवों का प्रकोप रहा है, ठीक है, कितने ज्यादा, जैसे डायनासोर, मेसोजोइक एरा, ठीक है। तो ऐसे हम बात करेंगे इसके ऊपर भी। तो यहाँ तक हमने क्या किया, आज बिल्कुल बेसिक क्लियर कर लिया द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर का, ठीक है। ये नोट्स आप मुझे पता है अच्छे से बना रहे होगे और मैं इसमें व्हाट्सएप नंबर डाल दूंगा, आप लोग क्या करना, मुझे नोट शेयर करना, अगर बना रहे हो तो। नहीं कर रहे हो तो आलसी हो आप लोग, ऐसा समझो कि इतना अच्छा कंटेंट कोई प्रोवाइड ही नहीं करेगा यूट्यूब पे, ठीक है, और मैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, बायोगेनर क्लासेस, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो कि 11th के लिए यूपी बोर्ड के लिए हिंदी मीडियम, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हिंदी पढ़ाऊंगा, अरे आप तो सीबीएसई बोर्ड वालों की भी टक्कर दे पाओगे, और जब आप नीट का एग्जाम दोगे तब आप अच्छे से बायोलॉजी को हैंडल कर पाओगे, आप खुद पढ़ाने लगोगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और हम बात करेंगे अगले लेक्चर में कि लिविंग और नॉन लिविंग क्या होते हैं, ठीक है, वो हमारा होगा 3rd लेक्चर लिविंग वर्ल्ड का। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।